हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11 से। देखिए आपकी यहाँ पर बुक सेकंड चल रही है, यानी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत किताब चल रही है। इसी क्रम में आज आपका जो है अध्याय नंबर 5वां है। आज हम यहाँ पर खनिज और सेलों के बारे में जानेंगे कि हमारी भूप्रपटी पर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं और उनसे किस प्रकार के सेल निर्मित हुए हैं, तो उनके बारे में अध्याय के तहत हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर और क्या क्या नोट डाउन करना है। देखिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अब तक हमारा नया चैनल रूरल एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर हमारी डेली यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम की करंट अफेयर सीरीज आती है मॉर्निंग में, तो आप लोग इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बात कर लेते हैं अध्याय की। देखिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर ये वाला चैप्टर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी सबसे ऊपरी जो परत है पृथ्वी की, उसे भूप्रपटी कहते हैं और भूप्रपटी पृथ्वी के संपूर्ण आयतन का 1% है। ये बात आप पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग भूप्रपटी पर रह रहे हैं और भूप्रपटी पर यहाँ पर हमें विभिन्न प्रकार के खनिज जो है देखने को मिलती हैं, चट्टानें वगैरह तमाम स्थलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं। ये बात आप जानते हैं। और भूप्रपटी के नीचे जो है यहाँ पर आपकी आती है मेंटल वाली परत। तो मेंटल का ऊपर वाला हिस्सा एस्थेनोस्फीयर कहलाता है और वहाँ पर तरल मैग्मा में मौजूद है, तो वो भी आपने पढ़ा है अभी जो है प्रीवियस चैप्टर में। तो यहाँ पर जो चीज़ें मौजूद हैं, विद्यमान हैं, वो आपके भूप्रपटी पे विद्यमान हैं। तो उनका प्रतिशत कितना है, वो चीज़ें कितनी हैं, वो बात यहाँ पर बताई गई है कि पृथ्वी के यहाँ पर जो संपूर्ण परपटी है, पृथ्वी की यानी संपूर्ण ऊपर भूप्रपटी है, इसका 98% भाग जो है वो 8 तत्व यानी 8 तत्व यहाँ पे प्रमुख हैं, जिनसे भूप्रपटी का सबसे ऊपरी भाग बना हुआ है। यानी आपका भूप्रपटी का जो भाग बना हुआ है उनमें उसका 98% जो भाग बना है वो 8 तत्वों का बना हुआ है। यानी ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, इनसे ये बना है। यानी 8 तत्वों को मिलाकर ये जो है भूप्रपटी का 98% भाग बना हुआ है। बाद बाकी जो 2% भाग है, उस भाग में शेष भाग में टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकिल और अन्य पदार्थों से ये बाद बाकी भाग बना हुआ है। तो आपने यहाँ पर ये नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जो भूप्रपटी पे तत्व पाए जाते हैं, वो तत्व यानी कि प्राय अलग अलग नहीं मिलते हैं, यानी कि बल्कि एक दूसरे के साथ ये मिक्स रहते हैं, एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं और एक जगह नहीं मिलते हैं। यानी कि कहीं यहाँ पर एक जगह विद्यमान है, कहीं नहीं, कहीं पर नहीं विद्यमान है। यानी कहीं पर आप देखते हो कहीं रेगिस्तान है, तो कहीं पर जो खदानें टाइप बनी हुई हैं, ठीक है। तो हर जगह हर तत्व विद्यमान नहीं है। और तत्व जो है हो सकता है एक ही तत्व जो है एक ही जगह पर काफ़ी सारे तत्व भी विद्यमान हों, तो उन खनिजों से हम तत्व निकालते हों, तो ये भी हमने देखा है। तो यहाँ पर वही बात बताई गई है कि भूप्रपटी पर जो पाए जाने वाले तत्व हैं ये प्राय अलग अलग नहीं मिलते हैं, बल्कि सामान्यतः ये दूसरे तत्वों के साथ, ठीक है, मिलकर खनिज पदार्थों का निर्माण करते हैं। यानी कि दूसरे तत्वों के साथ ये मिले हुए होते हैं और खनिज पदार्थों का निर्माण करते हैं और इन पदार्थों को यहाँ पर खनिजों का नाम दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो पेट्रो खनिज होते हैं, पेट्रोलियम को खनिज बोला जाता है, तो वहाँ पेट्रो खनिज जो होते हैं, पेट्रो रसायन जो होते हैं, उनमें मूलतः पेट्रोल नहीं निकलता है, उनमें बहुत सारे खनिज होते हैं। पेट्रोल भी होता है, डीजल भी होता है और भी बहुत सारे तेल होते हैं और पेट्रो उत्पाद और भी निकलते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो उन सबको सम्मिलित रूप से मिला के क्या बोल देते हैं, खनिज है, ठीक है। उस खनिज का निष्कर्षण करने के उपरांत हमने विभिन्न विभिन्न उत्पाद प्राप्त कर लिए। तो वही यहाँ पर होता है सिस्टम। यहाँ पर यानी कि यहाँ पर जो खनिज बोला जाता है, खनिज में विभिन्न तरह के तत्व जो है मिले हुए होते हैं, उनको हमें बाद में निष्कर्षित करना पड़ता है, साफ करना पड़ता है और बाद में वो चीज़ें पृथक कर ली जाती हैं। तो उन सबको मिला के हमने खनिज नाम दिया है, ठीक है। तो आपने सेकेंड पॉइंट ये नोट कर लिया होगा। अब देखिए यहाँ बताया गया है खनिज के बारे में कि खनिज क्या है। खनिज का निर्माण यहाँ पर 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक तत्वी खनिज भी आपको देखने को मिलते हैं। उनका उदाहरण भी यहाँ पर दिया गया है। लेकिन कभी कभी सल्फर, तांबा, चांदी, स्वर्ण, ग्रेफाइट जैसे एक तत्व के वाले खनिज भी पाए जाते हैं। यानी ये केवल एक तत्व वाले खनिज भी पाए जाते हैं। इनकी जो चट्टानें वगैरह हैं, इनकी जो स्थितियां हैं, वो एक तत्व के रूप में भी पाई जाती हैं खनिजों की। तो ये बात यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो आपने सेकंड का सब पॉइंट यहाँ पर नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब तक जो भूप्रपटी है, तो भूप्रपटी पे हमने लगभग 2000 खनिजों की पहचान की है। यानी लगभग भूप्रपटी पे कम से कम अब तक हमने 2000 प्रकार के खनिजों को हमने पहचान किया गया है, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए यहाँ पर 2000 तरह के खनिज तो हमने पहचान लिए गए हैं, लेकिन सामान्यतः जो 2000 तरह के खनिज हैं उनमें 6 तत्वों से बने हुए खनिज ज़्यादा हैं। यानी उनमें जो 2000 तरह के खनिज हैं उनमें 6 तत्वों की जो है 6 तत्वों का होना जो है वहाँ पर 6 तत्व वहाँ पर हैं ही हैं, हर हाल में हैं। 6 तत्व बिल्कुल उनमें पाए जाते हैं।
तो यहाँ पर आप लिख लेना इसी में सब पॉइंट करके, अगला सब पॉइंट करके यहाँ पर सेकंड का अब आपका कौन सा सब पॉइंट आएगा, थर्ड सब पॉइंट आएगा, थर्ड आएगा शायद, हाँ थर्ड ही आएगा, कि इनमें से उपलब्ध लगभग सभी खनिजों में लगभग सभी, यानी इसमें लिख लेना इनमें से लगभग सभी पदार्थ 6 प्रमुख खनिज समूहों, यानी 6 प्रमुख खनिज समूह कौन कौन से हैं, मैं नाम लिख दे रहा हूं। पहला तो है यहाँ पर क्वार्टज, ठीक है, क्वार्टज है पहला, ब्रैकेट में लिख लेना ये कि इनमें से उपलब्ध लगभग सभी पदार्थ 6 प्रमुख खनिज समूह, क्वार्टज ब्रैकेट और कोमा। दूसरा आता है अभ्रक, ठीक है, दूसरा कौन सा है, अभ्रक है, नाम लिख दे रहा हूं मैं, सॉरी ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया। इसके बाद आता है पायरोक्सिन, ठीक है, ये नाम आप लिख लेना, ये तीसरा हो गया, यानी ये तीसरा खनिज की कैटेगरी है पायरोक्सिन। ओलिवीन, ठीक है, ओलिवीन। इसके बाद पांचवी जो है यहां पर वो है फेल्सपार, शायद आपने इनका नाम साइंस में पढ़ा भी होगा, फेल्सपार है। और छठवीं यहां पर जो है वो है यहां पर एम्फीबोल्स, देखिए मेरा राइटिंग ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, लिखा हुआ एम्फीबोल्स, ठीक है। तो ये 6 प्रकार के जो खनिज होते हैं, ये लगभग जो 2000 प्रकार के आइडेंटिफाई किए गए हैं खनिज, तो उनमें ये 6 प्रकार के पदार्थों की विद्यमता मौजूद है। 6 तरह के पदार्थ यही मौजूद होते हैं खास करके, तो वो बात यहाँ पे कही गई है, ठीक है। तो इसी में ब्रैकेट क्लोज कर लेना, इससे संबंधित होते हैं, यानी कि इनमें से उपलब्ध लगभग सभी खनिज 6 प्रमुख खनिज समूह, यानी 6 प्रमुख खनिज समूह आपके क्वार्टज, अभ्रक, पायरोक्सिन, ओलिवीन, फेल्सपार, एम्फीबोल्स, तो इन्हीं से संबंधित होते हैं। यानी 2000 तरह के खनिज कोई अलग अलग नहीं है, वो केवल सब के सब इन्हीं से संबंधित हैं, 6 के 6 से संबंधित हैं खास करके, ठीक है, वो बात यहाँ पर लिखी गई थी। तो आपने ये सेकंड का थर्ड सब पॉइंट जो था वो नोट कर लिया था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये भौतिक विशेषताएं बताई हैं खनिजों की, लेकिन इनका हमारे लिए कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, इसलिए मैं पूरा पोर्शन जो है स्किप कर रहा हूँ, इसका कोई रोल नहीं है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर बताया गया खनिजों का निर्माण कैसे होता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो मेंटल वाला भाग है, मेंटल का सबसे ऊपरी भाग है, जो एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं, यानी कि जो दुर्बल मंडल बोलते हैं, वहाँ पर तरल मैग्मा पाया जाता है। आपने ये बात पढ़ी है प्रीवियस अध्याय में ही। तो वहाँ से कहा गया है कि हमारा जो मैग्मा निकलता है वो मैग्मा ही सभी खनिजों का मूल स्रोत है, यानी जो सभी खनिज पृथ्वी पर बने हैं वो तरल मैग्मा के ठंडे होने से ही बने हैं। तो यहाँ पर आप यहाँ पे थर्ड पॉइंट नोट कर लेना कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाया जाने वाला मैग्मा ही सभी खनिजों का मूल स्रोत है, इसमें नोट कर लिया होगा। अब देखिए होता क्या है कि मैग्मा के ठंडे होने पर क्या होता है, खनिजों के क्रिस्टल बनने लगते हैं, यानी कि क्रिस्टल का मतलब छोटे छोटे अणु बनने लगते हैं, ठीक है। और इस प्रक्रिया में क्या होता है बाद में, इस प्रक्रिया में, ठीक है, यानी जैसे ही मैग्मा इस प्रक्रिया में मैग्मा जैसे ठंडा होकर फिर क्या बनता है, सेल बनता है, ठीक है। और इस प्रक्रिया में मैग्मा ठंडा होकर फिर क्या बन जाता है, ठोस सेल पहले क्या क्रिस्टल बनते हैं, क्रिस्टल यानी छोटे छोटे अणु, और बाद में पूरा ठंडा हो जाता है तो अणु मिलकर क्या बन जाते हैं, सेल बन जाती हैं, चट्टानें बन जाती हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अगले खनिजों के बारे में बताया गया है, कार्बनिक खनिजों के बारे में बताया गया है, यानी कि कुछ कार्बनिक खनिज भी पाए जाते हैं। अब आपका चौथा पॉइंट आप यहाँ पर नोट करेंगे, यहाँ पर चौथा पॉइंट आपका यही है कि कोयला, पेट्रोलियम और जो प्राकृतिक गैस हैं, ये जो खनिज हैं ये कार्बनिक पदार्थ हैं, और ये क्रमशः ठोस, तरल और गैस तीनों रूपों में पाए जाते हैं। यानी कि ये खनिजी पदार्थ हैं जो कि कार्बनिक खनिज बोले जाते हैं, तो ये ठोस, तरल और गैस तीनों रूपों में पाए जाते हैं। चौथा पॉइंट आप ये लिख लेना। अब देखिए यहाँ पर खनिजों का वर्गीकरण देखिए विस्तार रूप में नहीं किया गया है। आपको याद होगा खनिजों का वर्गीकरण हम वैसे 9th-10th में हमने पढ़ा था, वहाँ पे पढ़ भी लिया था, वहाँ पे विस्तार रूप में था, पूरा डायग्राम बना हुआ था वहाँ पर। यहाँ पर विस्तार रूप में इतना नहीं है, यहाँ पर इन्होंने शॉर्ट रूप में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पर ले ली हैं। तो यहाँ पर खनिजों का जो वर्गीकरण इन्होंने धात्विक अधात्विक के आधार पर कर दिया है, ठीक है। तो पहला यहाँ पर इसी में बताया गया है कि पहला जो खनिज का प्रकार है वो धात्विक खनिज। धात्विक का मतलब होता है जिनमें धातुओं के गुण होते हैं, ठीक है, यानी इनमें धातु तत्व होते हैं, और इनको भी 3 प्रकार से हमने डिवाइड किया है। 3 प्रकार से डिवाइड कैसे किया है, इसी में है कि पहले हैं बहुमूल्य धातु वाले, यानी कि स्वर्ण, चांदी और प्लेटिनम, ये बहुमूल्य धातु वाले हैं। लोह धातु वाले, यानी कि जिसमें लोहा होता है, लोहा और स्टील के निर्माण में जो लोहे के साथ अन्य धातुएं मिलाई जाती हैं तो वो लोह धातु वाले बोले जाते हैं। अलोहिक का मतलब होता है जिनमें लोहा विद्यमान नहीं होता है, यानी जैसे तांबा हुआ, सीसा हुआ, जिंक,
टिन, एल्युमिनियम, इनमें ये धातुएं शामिल होती हैं। तो ये धात्विक खनिजों के उदाहरण है, ये आपको ऐसे लिखने पड़ेंगे ऐसे ही। अब बात करते हैं दूसरे उदाहरण जो है अधात्विक खनिज का है, ठीक है। तो अधात्विक खनिजों में यहाँ पर क्या है कि इनमें धातु के अंश उपस्थित नहीं होते हैं, जैसे गंधक हुआ, फॉस्फेट हुआ, नाइट्रेट हुआ, ये अधात्विक खनिज हैं। और सीमेंट भी अधात्विक खनिजों का ही एक मिश्रण है, ये एग्जाम्पल बताया गया है यहाँ पर। तो आपने ऐसे करके धात्विक और अधात्विक खनिज यहाँ पर देख लिए, ठीक है। अब देखिए आपका चैप्टर जो था वो खनिज और सेलों से संबंधित था। अब तक आपने खनिज और खनिजों के प्रकार देख लिए। अब बात करते हैं सेलों की, और हमने सेलों के बारे में जान लिया कि सेलों का निर्माण किस प्रकार से हो रहा है, ठीक है। वो भी हमने ऊपर देख लिया कि मैग्मा के ठंडे होने से सेलों का निर्माण हो रहा है। तो अब हम बात करते हैं सेलों की। तो अब आपकी स्वतंत्र रूप से हेडिंग पड़ेगी सेल, ठीक है। अब बात करें देखिए परपटी की, आपकी पृथ्वी की भूपरपटी यानी सबसे ऊपरी परत, वो किससे बनी हुई है? सेलों से बनी हुई है। और सेल जो बने हुए हैं वो तमाम तरह के खनिजों से मिलकर बने हुए हैं। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं पहला पॉइंट की कि जो पृथ्वी की परपटी है यानी ऊपरी भाग है वो सेलों से बना हुआ है, ठीक है। और सेलों से बनी है जिनका निर्माण यानी इसका निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर होता है। यानी जो सेलों की जो प्रॉपर्टी है इसका निर्माण एक या एक से अधिक खनिज इसमें मिले हुए हैं, इससे इसका निर्माण हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए बताया गया है कि भाई सेल जो है यानी कि जो चट्टानें जो हैं वो कठोर भी हो सकती हैं और नरम भी हो सकती हैं, ठीक है। और विभिन्न रंगों की भी हो सकती हैं, जैसे ग्रेनाइट कठोर है, सेल खड़ी नरम है, गैब्रो चट्टान काली होती है और क्वार्टराइट दूधिया श्वेत होती है, ठीक है। तो ये लिख लेना, यानी चट्टानें ठोस भी हो सकती हैं, नरम भी हो सकती हैं या फिर विभिन्न रंगों की भी हो सकती हैं, ठीक है। अब देखिए सेलों में भी सामान्यतः कुछ पदार्थ पाए जाते हैं, सेलों में भी यहाँ पर सामान्यतः पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे आपने खनिजों के बारे में ऊपर देखा, खनिजों का संगठन जो है वो 6 पदार्थों पर निर्भर ज्यादा कर रहा है, ऊपर आपने देखा था। तो यहाँ पर 2 तरह के पदार्थ सेलों में पाए जाते हैं। आपकी जो भूपरपटी है उसमें खास करके 2 तरह के पदार्थ पाए जाते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से पाए जाते हैं? देखिए फेल्ड स्पर का मतलब फेल्सपार, यानी फेल्ड स्पर लिख दिया है, कहीं फेल्सपार लिखा मिलेगा आपको किताबों में, वो है एक ही तत्व, ठीक है। तो सेलों में सामान्यतः पाए जाने वाले खनिज पदार्थ फेल्सपार या तथा क्वार्टज हैं, ठीक है, तथा क्वार्टज हैं, लिख लेना आप इसमें, यानी कि पहले का सेकंड सब पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर नोट करके एक बात आपको लिखनी है, यहाँ पर नोट करके इसके बाद एक बात आपको मैं लिखवाऊंगा। यहाँ पर एक पेट्रोलॉजी होती है, पेट्रोलॉजी। तो पेट्रोलॉजी क्या है? पेट्रोलॉजी जो है, पेट्रोलॉजी शब्द सेलों के अध्ययन से संबंधित है। इसमें यानी चट्टानों का अध्ययन किया जाता है। पेट्रोलॉजी मुख्यतः जो आपकी चट्टानें होती हैं उन चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तो नोट में आप लिख लेना पेट्रोलॉजी, ठीक है। पेट्रोलॉजी शब्द सेलों के अध्ययन से संबंधित है या फिर सेलों का विज्ञान है, ठीक है। आई होप आप सेलों का विज्ञान शब्द समझ ना पाए उस समय। यहाँ अगर विज्ञान का स्टूडेंट होगा समझ जाएगा सेलों का विज्ञान का मतलब क्या है, लेकिन आप नॉर्मल भाषा में लिख लेना कि पेट्रोलॉजी शब्द सेलों के अध्ययन से संबंधित है, तो आपको पता चल जाएगा। इसमें हम सेलों में जो खनिज मौजूद है उनकी संरचना, बनावट, गठन, ठीक है, इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं, दूसरों से साथ कंपेयर करते हैं, तो वो बात आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो आपने नोट में ही लिख लिया होगा। अब बात करते हैं जो आपके ऊपर मौजूद आपके यहाँ पर सेल हैं, इनको भी हमने इनकी निर्माण पद्धति के आधार पर हमने 3 समूहों में इन्हें विभाजित किया है। तो यहाँ पर आप इसमें नोट करेंगे, यहाँ पे सेकंड पॉइंट यहाँ पर कि सेलों को उनकी निर्माण पद्धति के आधार पर 3 समूहों में विभाजित किया गया है। अब 3 समूह कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहला सेल समूह है आग्नेय सेल, ठीक है। सबसे पहला सेल समूह आपका जो है ये है आपका आग्नेय सेल, ठीक है। इसमें आपकी पहली हेडिंग आप डालेंगे, इसमें सेकंड सब पॉइंट में पहली हेडिंग आग्नेय सेल। अगर आग्नेय सेल की बात करें तो आग्नेय सेल जो है इनका निर्माण पृथ्वी का जो आंतरिक भाग से निकला हुआ जो मैग्मा होता है या फिर लावा होता है, क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे मैग्मा जब धरातल के अंदर रहता है तो उसे मैग्मा कहते हैं और जैसे धरातल पर बाहर आ जाता है तो उस पर लावा कहलाता है। तो जो आग्नेय सेल हैं धरती के अंदर भी बनती है और धरती के ऊपर भी बनती हैं, दोनों जगह बनती हैं, ठीक है। यानी कि मैग्मा से भी बनती हैं और लावा से भी बनती हैं। तो बताया गया है कि इन सेलों का जो निर्माण है यहाँ पर ये पृथ्वी के आंतरिक भाग के मैग्मा एवं लावा से होता है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? प्राथमिक सेलें या जनक सेलें भी कहा जाता है। यानी प्राथमिक सेल या फिर जनक सेल, यानी इन्हीं से बाद बाकी सेलें तैयार होती हैं, प्राथमिक या फिर जनक सेल भी इन्हें कहते हैं। ये आपने यहाँ पर लिख लिया होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो मैग्मा होता है, मैग्मा जब ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के बाद ये घनीभूत हो जाता है। घनीभूत का मतलब ये है कि इसके क्रिस्टल जो होते हैं बहुत बहुत पास पास आ जाते हैं, तो उससे क्या होता है? चट्टान बन जाती है, ठीक है। घनीभूत का मतलब ये है कोई पदार्थ एकदम द्रवित मात्रा में था और एकदम ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद सिकुड़ के एकदम उसके जो क्रिस्टल थे पास पास आ गए, वो क्रिस्टल पास पास आने से क्या हुआ? ठोस के रूप में निर्मित हो गया। तो ऐसे ही आग्नेय सेलों का निर्माण होता है।
यानी मैग्मा के ठंडे होने से घनीभूत हो जाने पर आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। ठीक है, आग्नेय शैलों का निर्माण होता है, ये आपने लिख लिया होगा। अब देखिए आग्नेय शैलों का जो वर्गीकरण है हमने इनकी बनावट के आधार पर किया है। तो सेकंड पॉइंट आप यहाँ पर लिखेंगे कि आग्नेय शैलों का जो वर्गीकरण है वो हमने इनकी बनावट के आधार पर किया है। अब देखते हैं कैसी बनावट है इनकी। पहली बात यह है कि भाई अगर पिघले हुए पदार्थ हैं और ये धीरे धीरे गहराई में अगर ठंडे होते हैं तो ये खनिज के कण यानी आग्नेय शैल हैं उनमें खनिज के कण कैसे होंगे, पर्याप्त बड़े बड़े हो सकते हैं। यानी कि अगर जो मैग्मा है वो गहराई पर ठंडा हुआ है, यानी कि धरातल के अंदर कहीं ठंडा हो गया है और वहाँ पर ठंडा होकर घनीभूत होकर जम गया है, तो वहाँ पर जो आग्नेय शैलों में खनिज के कण पाए जाएंगे वो बड़े बड़े होंगे। ठीक है, वहीं अगर सतह पर यानी कि धरातल की ऊपरी सतह पर भूपर्वटी पर आकर जो मैग्मा या जो है लावा के रूप में ठंडा हो रहा है, आकस्मिक शीतलता के कारण ठंडा हो रहा है, तो यहाँ पर छोटे और चिकने कण बनते हैं। यानी कि जो आग्नेय शैलें ऊपर की तरफ बनेंगी फिर वो छोटी और चिकनी बनेंगी। ठीक है, तो आपने ये सेकंड और सेकंड का सेकंड सब पॉइंट आपने लिख लिया होगा। देखिए आग्नेय शैल की बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है, इसमें अब मैं स्टैंडर्ड बुक जो है आपकी उसका कंटेंट अब ऐड करवाऊंगा। आप समझ लीजिए यहाँ पर आग्नेय चट्टान का रोल, जो आग्नेय शैल का रोल यहाँ पर बहुत छोटा दिखाया गया है। अब मेरा रोल यहाँ पर ये है कि जो आग्नेय चट्टान है उनका जो वर्गीकरण यानी कि जो हमारा पूछा जाता है एग्जाम्स में, हम वो वर्गीकरण और पढ़ेंगे, क्योंकि अगर वो हम छोड़ देंगे तो यकीन मानिए आप बहुत कुछ छोड़ देंगे। क्योंकि मैंने ये इसमें नोटिस किया जो एनसीईआरटी वाली बुक है, देखिए एनसीईआरटी का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारा कंटेंट में होगा ही, बेस क्लियर कर रहा है तो इसका मतलब सारा कंटेंट होगा। एनसीईआरटी ने भी बहुत सारा कंटेंट स्किप कर दिया है। हकीकत ये है कि एनसीईआरटी पढ़ने से ही केवल काम नहीं चलता है, एनसीईआरटी में भी स्टैंडर्ड बुक हमें मिलानी पड़ती है, क्योंकि एनसीईआरटी ने भी बहुत सारा कंटेंट स्किप कर दिया है। तो यहाँ पर अभी हम आग्नेय शैल जो है, आग्नेय शैलों का जो वर्गीकरण है, ये तो आपने वर्गीकरण इनका नॉर्मल रूप से इन्होंने दिखा दिया कि भाई यहाँ पर जो गहराई वाले दिखा दिए और चिकने वाले यहाँ पर दिखा दिए, लेकिन हम इन्होंने उत्पत्ति के आधार पर नहीं बताया है। ये वर्गीकरण जो है उत्पत्ति के आधार पर है ये। ठीक है, हम इनका उत्पत्ति के आधार पर और रासायनिक संरचना के आधार पर दोनों तरह से इनका वर्गीकरण देखेंगे। तो आप इसका पहले डायग्राम बना लेना और डायग्राम में ही हम समझाते जाएंगे। ठीक है, डायग्राम बनाकर मैं यहाँ पे शॉर्ट में बनाऊंगा, आप यहाँ पे पूरा पूरा बना लेना। तो आग्नेय शैल लिख देना यहाँ पर। ठीक है, तो या आग्नेय चट्टान लिख देना यहाँ पर, आग्नेय चट्टान आप इस तरह से लिख देंगे। और आग्नेय चट्टान को यहाँ पर कितने भागों में व्यक्त किया गया है, इसे 2 भागों में व्यक्त किया गया है। ठीक है, 2 भागों में से डिवाइड कर लिया गया है, वो भी हम बात करेंगे 2 भाग कौन कौन से हैं। अब देखिए पहला इसका जो भाग है वो है यहाँ पर उत्पत्ति, यानी कि ये आग्नेय चट्टान को हमने किसके आधार पर डिवाइड किया है, उत्पत्ति के आधार पर। तो यहाँ पर आप लिख लेना उत्पत्ति के आधार पर इसमें पूरा, और यहाँ पर किसके आधार पर है ये रासायनिक संरचना के आधार पर है। ये रासायनिक जो संरचना है लिख लेना, रासायनिक संरचना के आधार पर। ठीक है, ये अपना पूरा लिख लेना अपने हिसाब से, मैं तो केवल हिंट के लिए लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे उत्पत्ति के आधार पर है ये, और ये रासायनिक संरचना के आधार पर है। अब देखिए उत्पत्ति के आधार वाले का हम वर्गीकरण करते हैं। उत्पत्ति के आधार पर हमने इन्हें 2 भागों में व्यक्त किया है। ठीक है, एक तो हो गए यहाँ पर हमारे आंतरिक वाले, और एक जो यहाँ पर हो गए हमारे आंतरिक के अतिरिक्त यहाँ पर दूसरे हमारे जो हो गए यहाँ पर ये हो गए बाह्य वाले। ठीक है, यानी एक हो गए आंतरिक आग्नेय, आप लिख लेना आंतरिक। ठीक है, आंतरिक आग्नेय वाला हो गया पोर्शन, आंतरिक आग्नेय, और बाह्य आग्नेय चट्टान है, बाह्य आग्नेय यानी आंतरिक और बाह्य आग्नेय। ठीक है, अब आंतरिक में भी 2 तरह से हैं। आंतरिक में एक पाताल वाली है, पाताल का मतलब बिल्कुल नीचे भूपर्वटी की सबसे निचली परत में। ठीक है, और मध्यवर्ती का मतलब ये है कि जो भूपर्वटी की ऊपरी परत है और सबसे निचली पाताल वाली परत है, उसके बीच की जो चट्टानें हैं वो मध्यवर्ती बोली गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंतरिक को भी हमने 2 भागों में डिवाइड किया है, आंतरिक को भी हमने 2 भागों में डिवाइड कर लिया। देखिए मैं थोड़ा इरेजर ले लेता हूँ यहाँ पर, तो थोड़ा सा यहाँ पर ये पोर्शन हम हटा देंगे तो थोड़ा सा अच्छा यहाँ से बन जाएगा। देखिए इसको हमने पुनः 2 भागों में व्यक्त कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर एक भाग में थोड़ा इधर ले जा रहा हूँ क्योंकि जगह मुझे बचानी है, और एक यहाँ पर ले जा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आंतरिक को यहाँ पर एक भाग जो है आंतरिक का जो है पाताली है। ठीक है, पाताली का मतलब बिल्कुल भूपर्वटी का निचला वाला हिस्सा पाताली। तो पाताली में किस तरह की चट्टानें बनती हैं, पाताल वाले हिस्से में किस तरह की चट्टानें बनती हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए पाताली वाले भाग की बात करें, ठीक है, तो इन जो ये वाली चट्टानें हैं ये बिल्कुल निचली सतह पे बनती हैं। ठीक है, जैसे कि ग्रेनाइट पाताली चट्टान का ही रूप है। ठीक है, यानी कि जब जो तरल मैग्मा होता है, तरल मैग्मा जो होता है वो धरातल की अंदर ही ठंडा हो जाता है, यानी ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निकला तब तो तरल मैग्मा सतह पर ना आकर पृथ्वी के अंदर की गहराई में ही ठंडा हो जाता है।
तो इस प्रक्रिया से क्या होता है, आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। तो आग्नेय चट्टान की सीरीज में पाताली चट्टानों में क्या बन जाता है, जब धरातल के अंदर ही ठंडा हो गया तो जो है ग्रेनाइट चट्टानें बन जाती हैं। ठीक है, क्या बन जाती हैं, ग्रेनाइट चट्टानें, पाताली आंतरिक में, पाताली वाले हिस्से में। अब दूसरा प्रकार मैंने बताया था यहाँ पर कौन सा, मध्यवर्ती। अब देखिए मध्यवर्ती जो चट्टानें बोली जाती हैं आंतरिक में ही, तो मध्यवर्ती वाले में कौन कौन सी बनती हैं चट्टानें, मध्यवर्ती वाले में कौन कौन सी आग्नेय चट्टानें बनती हैं। देखिए यहाँ पर भी वही है कि जो भूगर्भ से निकलने वाला मैग्मा है ये धरातल पे नहीं पहुंचकर जो मार्ग है इसका, जो बीच वाला मार्ग है, मार्ग में मिलने वाली संधियां जो होती हैं, छोटे छोटे गैप्स होती हैं, क्रैक वगैरह होते हैं, या फिर दरारें वगैरह होती हैं, या पर वहाँ पर छोटे छोटे गड्ढे वगैरह होते हैं साइडों में, तो वहाँ पर जब जमकर ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो ये मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें कही जाती हैं। और इनमें कौन कौन सी चट्टानें आती हैं मध्यवर्ती में, वो आप लिख लेना। मध्यवर्ती में यहाँ पर आता है आपका लैकोलिथ, यानी कि लैकोलिथ चट्टानें जो आती हैं आपकी, ठीक है, लैकोलिथ आपने वही पढ़ा था प्रीवियस अध्याय में। डाइक आती है यहाँ पर, ठीक है, डाइक जो आपने पढ़ा था, डाइक आता है, सिल आता है, ठीक है, डाइक, सिल। इसके अलावा यहाँ पे फैकोलिथ आदि इसी में आती हैं। फैकोलिथ आदि चट्टानें जो होती हैं वो इसी प्रवृत्ति में आती हैं, मध्यवर्ती वाले में, फैकोलिथ। ठीक है, तो ये आपने आंतरिक वर्गीकरण देख लिया। अगर बाह्य की बात करें, बाह्य का मतलब होता है धरातल पर, यानी कि जब ज्वालामुखी उद्भेदन होता है तो उस समय मैग्मा या लावा जो है पृथ्वी पर सतह पर आकर ठंडा हो जाता है, और वहां पर आकर जब जम जाता है घनीभूत होकर, तो वहां पर बेसाल्टिक चट्टानें बनती हैं। ठीक है, बेसाल्ट चट्टानें, यानी कि जो है बेसाल्टिक यानी बहिर्वेदी चट्टानें या बेसाल्टिक चट्टानें इन्हें कहते हैं। तो यहाँ पर ये इनसे कौन सी चट्टानें बनती हैं, इससे बनती हैं बेसाल्टिक चट्टानें। तो आप यहाँ पर लिख लेना, ठीक है, बेसाल्टिक चट्टानें, बेसाल्टिक चट्टानें, ठीक है, यहाँ लिख लेना आप। अब बात करते हैं रासायनिक संरचना के आधार पर। देखिए रासायनिक संरचना के आधार पर इन्हें दो भागों में फिर से व्यक्त किया। ये तो आपका उत्पत्ति के आधार पर था, ये वर्गीकरण जो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने बताया पूरा, ये उत्पत्ति के आधार पर था। अब रासायनिक संरचना के आधार पर है। रासायनिक संरचना के आधार पर हमने इन्हें पुनः दो भागों में व्यक्त कर लिया है। इसका एक भाग जो है वो यहाँ पर अम्लीय, ठीक है, यानी कि अम्लों के आधार पर है, अम्लीय भाग के आधार पर है, और दूसरा है क्षारीय भाग के आधार पर है। तो ये अम्लीय आधार पर है, ठीक है, और दूसरा वाला जो है इसका जो है वो क्षारीय आधार पर है। अब देखिए अम्लीय और क्षारीय वर्गीकरण जो है उसके लिए मैं आप सबसे गुजारिश ये करूंगा कि ज़्यादा नहीं है, इसमें 4 पॉइंट हैं, और 4 पॉइंट के लिए आप क्या करेंगे कि इसके नीचे जस्ट जाकर आप इस तरह से पेज डिवाइड कर देंगे थोड़ा इसके नीचे, और एक तरफ अम्लीय डाल देंगे, ठीक है, अम्लीय डाल देंगे यहाँ पर, और दूसरी तरफ डाल देंगे क्षारीय, ठीक है, एक तरफ अम्लीय और दूसरी तरफ क्षारीय। तो ऐसे देखेंगे अम्लीय और क्षारीय से कैसे निर्मित हो रही हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 1 बाय 1 करके पॉइंट यहाँ बताता जाऊँगा। अम्लीय में क्या होता है, देखिए यहाँ पर इसमें जो सिलिका है, ठीक है, सिलिका है, सिलिका जानते होंगे, तो सिलिका की मात्रा जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है यहाँ पर। ये सिलिका यहाँ पर जो होती है इसमें 60 से लेकर 85% तक सिलिका होती है। सिलिका की मात्रा इसमें सर्वाधिक होती है अम्लीय पोर्शन में। वहीं यहाँ पर जो सिलिका है, यहाँ पर जो सिलिका है, सिलिका जो मिट्टी होती है उसकी मात्रा जो है यहाँ पर कितनी होती है, 45 से 60%, 45 से 60%, ठीक है। यानी कि यहाँ पर पहले पॉइंट में लिख लेना, सिलिका की मात्रा अधिक होती है ब्रैकेट में 60 से 85%, और सिलिका की मात्रा कम होती है 45 से 60%, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा रीजन क्या है, सिलिका की जब मात्रा अधिक है, यानी सिलिका की अधिक मात्रा होने से जो अम्लीय मैग्मा है, जो अम्लीय मैग्मा होता है वो तीव्र गति से शीतल होता है। यानी कि सिलिका अधिक होने की वजह से क्या होता है कि जो अम्लीय मैग्मा जो होता है वो तीव्र गति से क्या होता है, शीतल होता है, तीव्र गति से ठंडा हो जाता है, ठीक है, सॉरी शीतल होता है, ठीक है। यानी यहाँ लिख लेना सेकंड पॉइंट में, सिलिका अधिक होने से अम्लीय मैग्मा तीव्र गति से शीतल होता है। दूसरी बात यहाँ पर सेकंड पॉइंट में यहाँ पर लिख लेना, क्षारीय में सिलिका कम होने की वजह से जो इनका क्षारीय मैग्मा होता है वो उसमें शीतलन मंद होता है, यानी बहुत धीमी धीमी तरीके से ठंडा होता है ये, ठीक है। अब ये जो चट्टानें हैं अम्लीय वालों से क्या होता है कि इन जो इस प्रकार की चट्टानें होती हैं इनसे ऊंचे ज्वालामुखी बनते हैं। यानी कि अम्लीय प्रकृति की चट्टानें जो होती हैं इनसे ऊंचे ज्वालामुखी बनते हैं। क्या बनते हैं, ऊंचे ज्वालामुखी बनते हैं। ये आप लिख लेना यहाँ पर, इनसे क्या बनते हैं, ऊंचे ज्वालामुखी बनते हैं। वहीं इनसे क्या बनते हैं, क्षारीय वाले चट्टानों से इनसे पठारों का निर्माण होता है, ठीक है, इनसे क्या होता है, पठारों का निर्माण होता है। चौथी बात ये है, ये जो चट्टानें होती हैं अम्लीय प्रकृति की चट्टानें होती हैं तो ये सबसे ज़्यादा कठोर होती हैं, ठीक है। यानी कि ये कठोर प्रकृति की होती हैं, यानी कि ये कठोर प्रकृति की होती हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं,
और ऊपर से हार्ड होने के बावजूद इनका जो अपरदन है, अपरदन बहुत ही कम होता है। ये बहुत ज़्यादा हार्ड तो होती हैं, ऊपर से अपरदन यानी कि इनके टूटने फूटने कटने चढ़ने का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो अपरदन यानी बहुत ही स्ट्रांग होता है, वो हो ही नहीं पाता है। ठीक है, अपरदन बहुत ही मंद होता है, अपरदन इनका जो है बहुत ही मंद होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है इसलिए अपरदन मंद होता है। इसमें एक एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ, जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है यहाँ पर अम्लीय चट्टानों का ग्रेनाइट। ग्रेनाइट एक अम्लीय चट्टानों का उदाहरण है। ठीक है, तो आप चौथे पॉइंट लिख लेना, ये अत्यधिक कठोर प्रकृति की चट्टान है, इससे अपरदन बहुत ही मंद होता है, जिससे अपरदन, और जैसे कि ग्रेनाइट, ग्रेनाइट एक अम्लीय प्रकृति की चट्टान है। ठीक है, वहीं अगर इसकी बात करें तो ये मुलायम प्रकृति की होती हैं, सॉफ्ट नेचर होता है इनका। क्षारीय वाले पोर्शन का नेचर क्या होता है, यानी मुलायम प्रकृति का होता है, सॉफ्ट नेचर होता है इनका। ठीक है, और अपरदन इनका यानी मुलायम कोई चीज होगी तो वो आराम से टूट फूट जाएगी, तो अपरदन इनका कैसा होता है, आसान होता है, यानी इनका फिर अपरदन आसान होता है। अब इनमें उदाहरण मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर एग्जाम्पल उदाहरण बता दे रहा हूँ चट्टानों के, जैसे आपकी बेसाल्ट चट्टान है, बेसाल्ट। ठीक है, ये बेसाल्ट, साल्ट लिखना था मुझे, लिख के आ गया, बेसाल्ट है। दूसरी है गैब्रो, तो ये चट्टानें आपकी क्षारीय चट्टानों का कारण है, बेसाल्ट और गैब्रो। देखिए ये मैं स्टैंडर्ड बुक से लिखवा इसलिए दिया क्योंकि स्टैंडर्ड बुक हम कवर नहीं करेंगे, और वो तब कवर करेंगे जब हमारे पास समय अतिरिक्त होगा, और स्टैंडर्ड बुक कवर हम जब करेंगे और वहाँ पर मैं स्टैंडर्ड बुक के नोट्स नहीं बनाएंगे, हम पहले बता दे रहे हैं आपको। नोट्स इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि स्टैंडर्ड बुक का कंटेंट मैं यही ले रहा हूँ एनसीईआरटी के साथ, क्योंकि यहाँ भी अलग से नोट्स बनाए हैं, फिर वहाँ उसके अलग से नोट्स बनाए तो समय बर्बाद ज़्यादा होगा। अगर हमें पढ़ना होगा बुक तो हम केवल बुक चला देंगे, बुक आप पढ़ लेंगे यहाँ पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है हाईलाइट कर दूंगा, वहाँ पर आपको समझा दूंगा। ठीक है, नोट्स नहीं बनवाऊंगा उसके, मैं स्टैंडर्ड बुक जब भी स्टार्ट करूंगा मैं। तो आपने ये तो अम्ली बोल रहा हूँ मैं, आग्नेय सेल वाले जो है, आग्नेय सेल का वर्गीकरण देख लिया, उत्पत्ति के आधार पर देख लिया, और रासायनिक संरचना के आधार पर देख लिया। अब अगली चट्टानें जो हैं आपकी, ठीक है, सेलों में अगली प्रकृति की चट्टानें हैं आपकी, ये अवसादी सेल हैं। जैसा कि आपको नाम से ही दिख रहा है यहाँ पे अवसाद। ठीक है, अवसाद का मतलब यही है कि जो पुराना जो मलबा वगैरह है आके इकट्ठा कर दिया जाता है, वो अवसाद हो जाता है, उससे निर्मित चट्टानें अवसादी सेल हो गई। तो अवसादी का अर्थ यहाँ पे बताया गया है कि अवसादी अर्थात सेडिमेंट्री, इस शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सेडिमेंटस से हुई है। इसका अर्थ होता है व्यवस्थित होना, यानी जो सेडिमेंटस शब्द है इसका अर्थ क्या है, यहाँ पर व्यवस्थित होना इसका अर्थ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक बात मैं आपको इस किताब के बारे में बताऊं, यहाँ पर इन्होंने जो भाषा लिखी है वो भाषा बहुत ही ज़्यादा क्लिष्ट लिखी है, बहुत ही जटिल भाषा लिखी है, और मैं नहीं समझता हूँ इतनी जटिल भाषा लिखने की यहाँ पे कोई ज़रूरत थी, क्योंकि इन्होंने जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट इन्होंने हाइड कर दिया। बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें है ही नहीं, यानी जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, वो तो इसमें है ही नहीं इस पैराग्राफ में। जैसे इन्होंने कहा पृथ्वी की सतह की सेलें अपक्षयकारी कारकों के प्रति अनावृत होती हैं, जो विभिन्न आकार के विखंडों में विभाजित होती हैं, यानी इसका मतलब ये है कि पृथ्वी की सतह पर मौजूद जो सेलें होती हैं वो अपक्षय प्रकृति होती है उनकी, यानी कि तमाम तरह से जैसे वायु चलती है, वर्षा होती है, ठीक है, नदी नाले वगैरह हैं, तो इनके जरिए क्या होता है, ऊपरी चट्टानों का अपक्षय होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, ये विखंडित हो जाती हैं, और ये उपखंडों में विभिन्न बहिर्जनित, यहाँ पे लिखा हुआ बहिर्जनित, ठीक है, कारकों के द्वारा संवहन और निक्षेप होता है। संवहन का मतलब बह जाती हैं, या फिर एक जगह ये निक्षेपित हो जाती हैं। ठीक है, और सघनता के द्वारा ये संचित पदार्थ सेलों में बदल जाते हैं, यानी जहाँ पर इनका निक्षेपण होता है वहाँ पर पदार्थों की सघनता होती है, उसकी वजह से क्या होता है कि ये सेलों में बदल जाते हैं, और ये सेलों में बदलने वाली प्रक्रिया क्या कहती है, शिलीभवन प्रक्रिया कहलाती है। ये यानी कि एक जगह इकट्ठा होकर पदार्थ जो है संचयन होने के उपरांत, ठीक है, ये किसी सेल में परिवर्तित हो जाते हैं पदार्थ, तो उन्हें शिलीभवन कहते हैं, यानी कि लिथिफिकेशन कहते हैं। देखिए ये यहाँ पर इन्होंने जो प्रक्रिया है वो इन्होंने अपने भाषा में समझाई है, हम अपनी भाषा में लिखेंगे। हम अपनी भाषा में इसलिए लिखेंगे, देखिए मैंने समझा तो यहाँ पर ये वाली भाषा भी दी, लेकिन अपनी भाषा में इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमें कुछ और फैक्ट भी ऐड करने हैं। इसलिए जरूरी ये हो जाएगा कि हम अपनी भाषा का उपयोग करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट ऐड कर पाएंगे, और केवल यही भाषा लिखेंगे तो यकीन मानिए बहुत सारी फैक्ट हमारे छूट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें आपका पहला सब पॉइंट है, अब आप उसमें यहाँ पर नोट कर लेना। इसमें देखिए ये चट्टानें जो होती हैं, चूंकि अवसादी चट्टान है, यानी किसी जनक चट्टान का टूट फूट कर उसके निक्षेपों को एक इकट्ठा होने के फलस्वरूप निर्मित होती हैं, तो ये चट्टानें कैसी होती हैं, ये चट्टानें परत के रूप में पाई जाती हैं। यानी ये चट्टानें जब आप इनकी खुदाई करेंगे तो परत दर परत मिलेगी, यानी परत के रूप में चट्टानें ये पाई जाती हैं, इसलिए इन्हें परतदार चट्टान भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें जो है परतदार चट्टान भी कहते हैं। यहाँ आप लिख लेना, इन्हें क्या कहते हैं, परतदार, इन्हें चट्टान भी कहते हैं। अब देखिए ये तो नोट कर लिया होगा। दूसरी बात यहाँ पर आप यहाँ पे नोट कर लेना, दूसरी बात यहाँ पे दूसरा पॉइंट, ठीक है। देखिए इन चट्टानों की परतों के बीच अत्यधिक मात्रा में अवशेष दबे होते हैं।
क्योंकि अवशेषी चट्टानें भी हैं तो इन चट्टानों की जो मात्रा है उनमें अत्यधिक मात्रा में अवशेष दबे होते हैं। सेकंड पॉइंट पे ये नोट कर लेना। और इसलिए इनमें जीवाश्म अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, यानी फॉसिल्स जो हैं वो आपके अवशेषी चट्टानों में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ये पूछा जाता है कि अवशेष या जीवाश्म जो है फॉसिल्स हैं वो कौन सी चट्टानों में पाए जाते हैं, वो आपके अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। यानी यहाँ पर हमें सेकंड पॉइंट आप लिख लेना, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कि इन चट्टानों की परतों में के बीच अत्यधिक मात्रा में अवशेष दबे होते हैं, इसलिए इनमें जीवाश्म अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और जीवाश्म जब किसी चट्टान में पाए जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ से फिर तेल वगैरह या फिर खनिज वगैरह तैलीय रूप में निकाले जाते हैं। ठीक है, तो इसमें नोट कर लेना, जिसके कारण यहाँ खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला के भंडार होने की संभावना सर्वाधिक रहती है। ठीक है, यानी जब इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं तो जीवाश्मों से किस किसका निर्माण हुआ है, आपके खनिज संसाधन यानी कि जो आपके जो पेट्रोलियम संसाधन है उनका निर्माण हुआ है। तो इसकी वजह से यहाँ पर खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और कोयले के भंडार इनमें पाए जाते हैं। ये सेकंड का सब पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं, अब देखिए यहाँ पर जो एक बात और कही गई है थर्ड पॉइंट में, जैसे यहाँ पर बताया गया है कि जो गर्म और शुष्क प्रदेश होते हैं तो इनमें जो वायु के द्वारा लाए गए धूल और मिट्टी के कण होते हैं उनसे भी अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। यानी गर्म और जो शुष्क प्रदेश हैं वहाँ पर जो वायु चलती है, हवा चलती है, तो हवा अपने साथ धूल और मिट्टी के कण उड़ा के ले जाती है, तो उनसे भी जो है अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। तो अवसादी चट्टानों का निर्माण जो होता है तो उनका उदाहरण बताया गया थर्ड पॉइंट में। लोअस आपने पढ़ा होगा, लोअस शब्द, लोयस का मैदान। तो लोअस की जो चट्टानें हैं वो अवसादी प्रकृति की हैं। लोअस जो है, लोयस, ये अवसादी प्रकृति का ही होता है, तो इसी में नोट कर लेना, यानी थर्ड का सब पॉइंट करके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक फैक्ट और देख लेते हैं यहाँ पर, चौथा पॉइंट यहाँ पर, जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, तो पृथ्वी के जो भूपृष्ठ पर लगभग 75% भाग पर जो चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है, तो अवसादी चट्टानों का विस्तार ही है। यानी कि यहाँ पे लिख लेना, पृथ्वी के भूपृष्ठ के लगभग 75% भाग पर अवसादी चट्टानों का विस्तार पाया जाता है, जबकि जो भूपृष्ठ की बनावट है, यानी हमारा जो ऊपर भूपरवटी बनी है, बनावट में इसका जो योगदान है वो मात्र 5% है। ठीक है, यानी भूपृष्ठ की जो बनावट है तो बनावट में इसका केवल 5% योगदान है। समझने वाली बात है यहाँ पर। यानी कि पृथ्वी के भूपृष्ठ पर जो 75% चट्टानें रखी हुई हैं, इधर उधर आप देखते होंगे किनारों पर, नदी नहरों किनारों पर जगह, तो वो अवसादी प्रकृति की हैं। जबकि जो हमारा भूपृष्ठ बना है, भूपृष्ठ के निर्माण में अवसादी प्रकृति की चट्टानों की जो भूमिका है वो मात्र 5% है। तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपने 4 पॉइंट जो थे बहुत इंपॉर्टेंट, आपने ये पॉइंट यहाँ पर नोट कर लिए। ठीक है, और मैं समझता हूँ आप इसके जरिए अवसादी चट्टाने वाला जो रोल है, अवसादी चट्टाने वाला जो प्रोसेस है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर आप यहाँ पर एक नोट लगा लेना, और नोट लगा के यहाँ पर लिथिफिकेशन को हम थोड़ा लिख लेंगे नोट लगाकर। तो नोट लगा के यहाँ पर लिख लेना कि यहाँ पर लिख लेना इसमें नोट लगा के, इसमें सॉरी मैं कहाँ पहुंच गया, मैं तो भूल गया नीचे, हाँ ये था नीचे यहाँ पर, कि जब विभिन्न बहिर्जनित कारकों के द्वारा अवसादों का संवहन एवं निक्षेप होता है तो सघनता के द्वारा ये संचित पदार्थ सेलों में परिणत हो जाते हैं, और यह प्रक्रिया शिलीभवन यानी कि लिथिफिकेशन कहलाती है। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं मैं यहां पर कि जब बहिर्जनित कारकों के द्वारा अवसादी पदार्थों का संवहन एवं निक्षेप होता है तो सघनता के द्वारा ये संचित पदार्थ सेलों में परिणत हो जाते हैं, और यह प्रक्रिया शिलीभवन कहलाती है, लिथिफिकेशन कहलाती है। ठीक है, यानी कि अगर निर्माण की प्रोसेस में कौन सी प्रक्रिया लग रही है अवसादी चट्टानों के निर्माण की प्रोसेस में, तो आप बता देंगे शिलीभवन की प्रक्रिया के द्वारा अवसादी चट्टानों का निर्माण हो रहा है, ये प्रक्रिया यहाँ पे लग रही है। ठीक है, सघनता के द्वारा हो रहा है तो ये शिलीभवन यानी लिथिफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं, इसके जरिए अवसादी चट्टान बनती है। ठीक है, तो वो भी मैंने नोट करके लिखवा दिया है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जो निर्माण पद्धति है, अब आपका 5वां पॉइंट आएगा, मेरे हिसाब से 5वां ही पॉइंट आएगा। निर्माण पद्धति के आधार पर अवसादी सेलों का वर्गीकरण 3 प्रमुख समूहों में किया गया है। यानी कि निर्माण पद्धति के द्वारा जो बनते हैं सेल, अवसादी सेल बनते हैं, तो उनके आधार पर इनका वर्गीकरण 5 प्रकार से किया गया है। कैसे किया गया है, सॉरी 5 बोल रहा हूँ, 3 प्रकार से किया गया है, 5वां तो पॉइंट है मेरा। तो यहाँ पे पहला सब पॉइंट है, देखिए पहला है यांत्रिकी रूप से निर्मित। यांत्रिकी का मतलब ये है कि यहाँ पर बालुकाश्म आता है, पिंड शिला आती है,
चूना प्रस्तर आते हैं, सेल, बिमृदा, ये यांत्रिक रूप से निर्मित होते हैं। ठीक है। सेकंड यहाँ पर जो है आपकी कार्बनिक रूप से निर्मित पदार्थ कौन कौन से हैं? गीजराइट, खड़िया, खड़िया आप जानते होंगे स्कूल कॉलेजों में लिखा जाता है जिससे, अब तो चौक बोलते हैं इसे। ठीक है। चूना पत्थर, कोयला, ये कार्बनिक रूप से निर्मित होते हैं। ठीक है। रासायनिक निर्माण में इसके कैसे निर्मित होते हैं? रासायनिक रूप से निर्मित पदार्थ इसमें कौन कौन से आती हैं? श्रृंग प्रस्तर, ठीक है, श्रृंग प्रस्तर यानी कि पत्थर की प्रस्तर, पत्थर का ही सिला बोलते हैं प्रस्तर, चूना पत्थर, हेलाइट, पोटास, ये रासायनिक रूप से निर्मित होते हैं। तो निर्माण पद्धति में 3 प्रक्रियाएं बताई हैं, ऐसे के जरिए इसके जरिए इनके पदार्थ निर्मित हो रहे हैं। ठीक है। अब देखिए ऐसे करके आपने अवसादी चट्टानें जो थी ये इनके बारे में बहुत अच्छे से आपने लिख लिया है। अब हमारी सेल समूह में तीसरी चट्टानें जो आएंगी वो आएंगी, तीसरी चट्टानें आपकी कायांत्रित सेल। तीसरी चट्टानें जो आएंगी आपकी, तीसरी हेडिंग आपकी जो है ये है कायांत्रित सेल। तो कायांत्रित सेलों के बारे में हम लिखेंगे, ये कायांत्रित सेल होते क्या है वास्तव में, ठीक है, और ये क्या है कायांत्रित चट्टानें हैं, यानी इन्हें कायांत्रित को रूपांतरित चट्टानें भी कहा जाता है, रूपांतरित। तो ये होते क्या है, ठीक है। देखिए यहां पर पहला पॉइंट यही बताया गया है भाई, कायांत्रित का अर्थ है स्वरूप में परिवर्तन, यानी रूपांतरण। ठीक है, स्वरूप में परिवर्तन। अब देखिए इनका जो निर्माण है वो दाब, आयतन एवं तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप इन सेलों का निर्माण होता है। ठीक है, यानी कि यहां पर इनका निर्माण कैसे होता है, दाब लगने की वजह से, आयतन परिवर्तित होने की वजह से, या तापमान में परिवर्तन होने की वजह से जो रूपांतरित या कायांत्रित सेल हैं ये निर्मित होती हैं। ठीक है, तो आपने ये नोट कर लिया होगा। तो इन्हें मतलब इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें रूपांतरित या कायांत्रित चट्टानें कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर कायांतरण की एक प्रक्रिया बताई गई है, जो विवर्तनिक प्रक्रिया के फलस्वरूप बताई गई है। विवर्तनिक जो प्रक्रिया होती है, टेक्टोनिक वाली क्रिया होती है, उसके फलस्वरूप कायांतरित चट्टानें कैसे बनती हैं वो प्रक्रिया बताई गई है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया गया है यहाँ पर कि मान लीजिए जब विवर्तनिक प्रक्रिया के कारण सेलें निचले स्तर की ओर बलपूर्वक खिसक जाती हैं और भूपृष्ठ ऊपर उठता है और पिघला हुआ मैग्मा भूपृष्ठ की सेलों में संपर्क में आता है और ऊपरी सेलों के कारण निचली सतहों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, तो वहाँ कायांतरण होता है। यानी कि जब मैंने देखा था कि जो कायांतरण वाली प्रक्रिया है या टेक्टोनिक वाली प्रक्रिया है, जब चट्टानें टकराती हैं या ओवरराइड करती हैं, तो क्या होती है कि वहाँ पर भूपृष्ठ का ऊपर निर्माण जब होता है, ठीक है, ऊपर भूपृष्ठ तैयार होता है, तो कायांतरण के फलस्वरूप भूपृष्ठ तैयार होता है। यहाँ पर ये बात है, इसमें यहाँ पर ये बात बताई गई है। ठीक है, यानी कि जो चट्टानें टकरा रही थी टेक्टोनिक रिकरेंस में, ठीक है, यानी विवर्तनिक प्रक्रिया में टकरा रही थी, तो वो प्रक्रिया जो है उसके फलस्वरूप जो भूपृष्ठ ऊपर बन रही थी, तो वो कायांतरित वाली प्रक्रिया थी। ठीक है, वो बात यहाँ पर लिखी हुई है। ये देखिए लिखना है, ये लिखना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारा। अब देखिए इसमें सेकंड पॉइंट लिख लेना। सेकंड पॉइंट इसमें लिख लेना सेकंड पॉइंट कि कायांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें समेकित सेलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है और वास्तविक सेलों में पदार्थ पुनः संगठित हो जाते हैं। यानी कायांतरित प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, आपने जाना ऊपर 3 प्रक्रिया मेन होती हैं, दाब, आयतन और तापमान। इसमें क्या होता है, जो सेल मौजूद होते हैं उनमें पुनः क्रिस्टलीकरण होता है, यानी उनके अणु छोटे छोटे अणुओं फिर से टूट जाते हैं और टूटने के उपरांत अणु फिर से पास आ जाते हैं, संचित हो जाते हैं और फिर से वहां पर पुनः पदार्थ संगठित भी हो जाते हैं कायांतरित वाली प्रक्रिया में। ठीक है, कायांतरित से पुछली सेलें भी बन सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर अगला पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अगला पॉइंट यहाँ लिखेंगे, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट लिखेंगे। थर्ड पॉइंट में अपना लिखवा रहा हूँ कि यहाँ पर लिख लेना कि इन चट्टानों को इनकी कठोरता, घनी धारीदार संरचना और गुत्थे हुए रवा यानी रवेदार चट्टानें होती हैं एक तरह से, गुत्थे हुए रवों के कारण जाना जाता है। ठीक है, ये आप लिख लेना। आप आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर जो इनका कायांतरण है, एक तो बताया गया है गतिशील कायांतरण बताया गया है यांत्रिक व्यवधान के फलस्वरूप। ठीक है, गतिशील कायांतरण बताया गया है, एक ऊष्मी कायांतरण बताया गया है। ठीक है, और ऊष्मी कायांतरण 2 प्रकार से इन्होंने बताया गया। ऊष्मी कायांतरण यानी कि ऊष्मा के फलस्वरूप आपने जाना था ऊपर ये दाब, आयतन, तापमान। ठीक है, तो यहाँ पर गतिशील में इन्होंने जो है दाब वाला रख दिया है, वो गतिशीलता की वजह से दाब उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, और जो तापमान है, तापमान की वजह से इन्होंने ऊष्मा वाला रख दिया है। कि ऊष्मी कायांतरण इन्होंने 2 प्रकार से फिर डिफाइन कर दिया है। 2 प्रकार से कैसे कैसे है कि यहाँ पर बता दिया है, संपर्क रूपांतरण और प्रादेशिक रूपांतरण, ऐसे करके डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब देखिए इससे पहले यानी कि ये चीज़ें जो हैं इन्हें लिखने से पहले इनका कोई ज़्यादा रोल नहीं है, ऊष्मी रूपांतरण वाला। ठीक है, इसके बाद ये एक रोल ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पॉइंट नंबर फिर से भूल गया,
देखिए मेरे साथ बड़ी समस्या रहती है, मैं पॉइंट नंबर भूल जाता हूँ, इसके लिए मुझे क्षमा करना कि मैं पॉइंट नंबर क्यों भूल जाता हूँ, समझ में नहीं आता है मुझे। ये चौथा पॉइंट आपका ये है, देखिए कायांतरित जो सेल हैं, तो कायांतरित सेलों में खनिज अथवा कणों की जो व्यवस्था होती है, ठीक है, यानी कायांतरित जो सेलें होती हैं या रूपांतरित प्रक्रिया में सेलों के कुछ कण जब सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित होते हैं तो इन्हें जो है यहाँ पर फॉयलेशन यानी फॉलिएशन या पत्थर कहते हैं। तो चौथा पॉइंट ऐसे लिख लेना कि रूपांतरण की प्रक्रिया में, ठीक है, ये चौथा पॉइंट यहां से है कि कायांतरण की प्रक्रिया में सेलों के कुछ कण या खनिज सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। देखिए यहां पर थोड़ा, ठीक है, अब मैं लिख दे रहा हूं कि इस कायांतरण की प्रक्रिया में सेलों के कुछ कण या खनिज सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं, ठीक है। तो इस व्यवस्था को पत्रण, ठीक है, यानी फॉलिएशन या रेखांकन कहते हैं। ये आप इसमें पॉइंट लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब यहां पर अब हम लिखना चाहें तो ऊष्मीय रूपांतरण हम लिख सकते हैं। ऊष्मीय रूपांतरण कितने प्रकार का होता है, ठीक है, वो हम यहां पर लिख सकते हैं। तो यहां पर अगला पॉइंट लिख लेना, ठीक है। यहां पर पांचवा पॉइंट कि ऊष्मीय रूपांतरण दो प्रकार का होता है, ठीक है। यहां पर पांचवा पॉइंट ऐसे लिख लेना कि ऊष्मीय रूपांतरण के कारण सेलों के पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन और पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। ये पांचवा पॉइंट लिख लेना, ठीक है। और इसमें लिख लेना यह दो प्रकार का होता है। अब इसी में सब पॉइंट करके लिखेंगे। पहला प्रकार पांचवें में ही संपर्क रूपांतरण, ठीक है। संपर्क रूपांतरण में क्या होता है, सेलें गर्म ऊपर आते हुए मैग्मा और लावा के संपर्क में आती हैं और उच्च तापमान में सेल के पदार्थों का पुनः क्रिस्टलीकरण हो जाता है, ठीक है। और ऐसे करके नए पदार्थ फिर बन जाते हैं, ठीक है। सेकंड सब पॉइंट में प्रादेशिक रूपांतरण में क्या है कि उच्च तापमान अथवा दबाव अथवा इन दोनों के कारण सेलों में विवर्तनिक दबाव के कारण विकृतियां आती हैं जिससे सेलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। यानी प्रादेशिक कायांतरण जो है मूलतः विवर्तनिक प्रक्रियाओं से संबंधित है, एक लाइन में हम कह सकते हैं। तो ये आपने यहाँ पर जो इनका ऊष्मीय रूपांतरण वो भी देख लिया आपने। अब यहाँ पर बताया गया है नीचे इस पैराग्राफ में कि कायांतरित सेल कितने प्रकार के होते हैं। इन्हें दो प्रकार के सेलों में रखा गया है, कायांतरित सेलों को यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर कायांतरित सेल दो प्रमुख भागों में वर्गीकृत किए गए हैं, पत्रित सेल और अपत्रित सेल, ठीक है। यानी पत्रण जिनके ऊपर पत्र जो होता है पत्रित सेल, ठीक है, और अपत्रित सेल, ठीक है, जिनके ऊपर परत दर परत जो पत्रण सा बना हुआ होता है वो पत्रित सेल या अपत्रित सेल के रूप में विभाजित किए गए हैं ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ यहाँ पे पदार्थ बताए गए हैं जो कि कायांतरित सेलों के उदाहरण हैं। वैसे तो है तो आग्नेय सेल वो, लेकिन कुछ कायांतरित सेल में यानी बाद में परिवर्तित हो गए हैं। जैसे ग्रेनाइट जो है कायांतरित में भी आता है, आग्नेय में तो है ही, आग्नेय ठंडा होने पर, लेकिन कायांतरित सेल है ये। तो सातवां पॉइंट लिखना यहाँ पर कि पट्टित आश्मीय ग्रेनाइट, पट्टित आश्मीय ग्रेनाइट, साइनाइट, स्लेट, शिस्ट, संगमरमर, क्वार्टज, ये सब ये किसके उदाहरण हैं, ये रूपांतरित सेलों के उदाहरण हैं, ठीक है। अब देखिए चाहें तो मैं इसका जो चार्ट है वो बताना चाहूंगा, जैसे, ठीक है, जैसे मौलिक चट्टान है और उससे बन क्या रहा है वो मैं बता दे रहा हूं। जैसे चूना पत्थर से संगमरमर बनता है, चूना पत्थर से संगमरमर बनता है। जो बालू वाला पत्थर होता है इसका कायांतरण जब होता है तो क्वार्टज बनता है, ठीक है। और चौक और डोलोमाइट से भी संगमरमर बनता है, ठीक है। और देखिए ग्रेनाइट जो है, ग्रेनाइट का रूपांतरित चट्टान जो ग्रेनाइट से बनती है वो नीस बनती है। ग्रेनाइट से रूपांतरित चट्टान जो बनती है नीस बनती है। ग्रेनाइट को इसमें दिखा दिया है, वैसे ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है, ठीक है। ग्रेनाइट जो मौलिक चट्टान है और मौलिक चट्टान से यानी कि जो आग्नेय चट्टान है उससे जो है, यानी ग्रेनाइट को यहाँ पे दिखा दिया है, ग्रेनाइट नहीं आएगा यहाँ पर नीस आएगा। ये आप समझ लेना कि ग्रेनाइट से नीस बनता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर इसके अलावा बेसाल्ट से यहाँ पर एम्फीबोलाइट या फिर सिस्ट चट्टानें, ये जो सिस्ट चट्टानें लिखी हुई हैं ये किससे बनती हैं, ये यहाँ पर देखिए मैं इसका चार्ट बनवा ही देता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। चार्ट में यहाँ पे बनवा देता हूँ। देखिए पहले तो यहाँ पर ऊपर है कुछ अवसादी चट्टानों का रूपांतरण, यहाँ पर एक साइड में आप डाल लेना कि अवसादी का रूपांतरण, जो अवसादी चट्टानें हैं उनका रूपांतरण, ठीक है। अवसादी चट्टानों का रूपांतरण पहले पॉइंट में, और अवसादी चट्टानों में एक तरफ अवसादी की मौलिक चट्टानें हैं और मौलिक का फिर साइड में रूपांतरण है, यानी मौलिक और साइड में रूपांतरण, ठीक है। यानी मौलिक यानी मौलिक चट्टान है और रूपांतरित चट्टान कौन सी है, इनकी रूपांतरित कौन सी है, ठीक है। रूपांतरित ये लिख लेना आप इसमें। तो मौलिक में यहाँ पर मैंने बताया ऐसे चूना पत्थर है, ठीक है, ये चूना पत्थर है। तो चूना पत्थर से यहाँ क्या क्या बनना था, ऊपर यहाँ बनना था संगमरमर,
ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ संग, ठीक है, लिख लेना आप। संगमरमर बन रहा था। बालू पत्थर से क्या बन रहा था? बालू का पत्थर से मैंने बताया बालूका से बन रहा था। यहाँ पर आपका क्या बन रहा था? क्वार्टज बन रहा था। ये लिख लेना आप, ठीक है, तो थोड़ा प्रभावशाली हो जाएगा। ये क्वार्टज बन रहा था ये, ठीक है। चौक और डोलोमाइट, इससे क्या बन रहा था? इससे भी बन रहा था चौक या फिर डोलोमाइट, इससे भी क्या बन रहा था? संगमरमर बन रहा था। चौक या डोलोमाइट से भी क्या बन रहा था? संगमरमर बन रहा था। और जो है कॉन्ग्लोमेरेट है, इससे भी क्वार्टजाइट या क्वार्टजाइट यही बन रहा था, कॉन्ग्लोमेरेट, ठीक है। ये क्या? कॉन्ग्लोमेरेट एक अवसादी चट्टान है, इससे भी क्या बन रहा था? इससे भी ये क्वार्टज या क्वार्टजाइट ही बन रहा था, ठीक है। ये तो अवसादी प्रकृति की देख ली आपने। अब आग्नेय चट्टानों से क्या क्या बन रहा था यहाँ पे, ठीक है, उसे सुधार लेना। इन्होंने जो यहाँ पर आग्नेय में ग्रेनाइट लिखवा दिया, ग्रेनाइट वास्तव में एक आग्नेय चट्टान है, ना कि कायांतरित चट्टान, ठीक है। तो आग्नेय में यहाँ पर मौलिक चट्टान कौन सी थी? ग्रेनाइट थी आपकी, ठीक है। और ग्रेनाइट से क्या बन रहा था? यहाँ पर नीस बन रही थी, यानी कायांतरित चट्टान ग्रेनाइट की कौन सी बन रही थी? नीस वाली बन रही थी, ठीक है। अगली मैंने बताई थी बेसाल्ट, यानी कि बेसाल्ट वाली चट्टान कौन सी है? आग्नेय चट्टान है बेसाल्ट चट्टान। तो बेसाल्ट से क्या बन रहा था? बेसाल्ट से बन रहा था यहाँ पर सिस्ट बन रही थी, सिस्ट चट्टान, सिस्ट, या फिर इसे सिस्ट का अलग एक नाम और है एम्फीबोलाइट। सिस्ट को यहाँ पर एम्फीबोलाइट भी कहते हैं, एम्फीबोलाइट भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर मैं इतना क्यों डीपली बता रहा हूँ, क्योंकि ऊपर एनसीईआरटी वालों ने भी काफ़ी सारी मिस्टेक की हैं और सुधार नहीं किया उनमें। सबसे बड़ी कमी क्या होती है? ऐसा नहीं है एनसीईआरटी में पूरा कंटेंट प्रमाणिक है, एनसीईआरटी में बहुत सारी मिस्टेक है। देखिए किताब तो आपकी अपडेटेड है, किताब का वर्जन तो इन्होंने लिख दिया है, नीचे देखो लिखा हुआ होगा, यहाँ पर ऊपर लिखा है ये, यहाँ पर इसमें डाला नहीं है ऊपर, ये 2020-21 की किताब है ये, ठीक है। यानी कि अभी आपकी हाल में ही वो वर्जन चल रहा है, वही किताब है। ये जो ऊपर लिखा है बारकोड बना हुआ है, ये अभी हाल की ही किताब है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये 2020-21 की किताब है, 2020-21 का वर्जन है ये वाला, लेकिन फिर भी उन्होंने अपडेट नहीं किया है। जैसे यहाँ पे ये जो चट्टान थी ग्रेनाइट, ये इसकी चट्टान नहीं थी, ठीक है, ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान थी, तो वो मैंने सही करके लिखवा दिया है। तो ऐसे करके आपका चट्टान वाला पोर्शन जो है ये कवर हो जाता है सेल। अब देखिए यहाँ पर नीचे अगली हेडिंग स्वतंत्र रूप से सेल चक्र। सेल चक्र का मतलब क्या होता है कि जो सेलें होती हैं, यानी कि जो चट्टानें हैं, वो निरंतर परिवर्तित होती रहती हैं। यानी कि वर्तमान समय में जो भी मौजूद चट्टानें हैं, चाहे आग्नेय हो, अवसादी हो, कायांतरित हो, ये टूट फूट कर ये परिवर्तित होती रहती हैं, पूरा साइकिल चलता रहता है, ठीक है। यानी यहाँ पर बताया गया है, ऊपर ये पूरा बताया गया है कि ये चट्टानें कैसे चलती रहती हैं, साइकिल वो बताया गया है। तो यहाँ पर आप इसमें लिख लेना कि शैली चक्र एक सतत प्रक्रिया होती है जिसमें पुरानी शैलें परिवर्तित होकर नवीन रूप में लेती हैं। कैसे नवीन रूप लेती हैं वो भी हम देखेंगे। पहला पॉइंट तो आपने नोट कर लिया है, ठीक है। अब देखिए इसमें आपने देखा होगा कि आग्नेय शैल प्राथमिक चट्टान है और इन्हीं से बाद बाकी आपकी अवसादी कायांतरित बनी हुई हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे बताया गया था कि भाई पृथ्वी का जो ऊपर भूपृष्ठ है, भूपृष्ठ पर तमाम प्रक्रियाएं होती रहती हैं, ठीक है। यानी तमाम प्रक्रियाओं के फलस्वरूप जो ऊपर की चट्टानें हैं वो पत्रक वगैरह नष्ट होते जाते हैं, या फिर सेलखंड वगैरह नष्ट होते रहते हैं, या फिर छोटे छोटे कणों में विभक्त होते रहते हैं। छोटे कणों में विभक्त होने के बाद वो धरातल के नीचे चले जाते हैं, और धरातल के नीचे क्या है कि एस्थेनोस्फीयर का तापमान बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग में तापमान बढ़ने के कारण वो पिघला देता है, पिघलाकर वो चीज़ें फिर से मैग्मा में परिवर्तित हो जाती हैं। और मैग्मा जो होता है फिर से ठंडा होकर किस में आ जाता है? फिर से ठंडा होकर वहाँ पर आपका जो है आग्नेय में आ जाता है, आग्नेय फिर से अवसादी या फिर कायांतरित में परिवर्तित हो जाता है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आप लिखेंगे इसमें, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे इसमें सेकंड पॉइंट, आग्नेय सेलें प्राथमिक सेलें हैं और अन्य सेलें इन प्राथमिक सेलों से निर्मित होती हैं, ठीक है। इसी में सब पॉइंट, आग्नेय सेलों को कायांतरित सेलों में परिवर्तित किया जा सकता है और आग्नेय और कायांतरित सेलों से प्राप्त अंशों से अवसादी सेलों का निर्माण होता है, ठीक है। ये आपने लिख लिया होगा। थर्ड पॉइंट, यानी कि इसमें लिख लेना कि आग्नेय, कायांतरित और अवसादी के प्रत्यावर्तन के द्वारा, यानी कि टूट फूट के द्वारा, ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में नीचे की ओर जा सकती हैं, ठीक है। यानी जिसे प्लेट कन्वर्जेंस बोलते हैं, ठीक है। तथा पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान बढ़ने के कारण यही पिघलकर मैग्मा परिवर्तित हो जाती हैं और पुनः जो कि यानी कि जो पुनः फिर से आग्नेय सेलों में फिर से बन जाती हैं। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है, सतत प्रक्रिया है सेल चक्र आपका, ठीक है। इसका इमेज मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर। कैसे इमेज है आपका? आग्नेय चट्टान है, यानी मैग्मा ठंडा हुआ आग्नेय चट्टान बन गया।
आग्नेय का अपक्षय अपर्दन हुआ यहाँ पर, ठीक है। शिली भवन की प्रक्रिया का मतलब क्या हुआ कि निक्षेपों का एक जगह जमा हुआ तो उसे शिली भवन हुआ, वहाँ अवसादी चट्टानें बन गई, ठीक है। या फिर आग्नेय से कायांतरित भी बन गई दाब फाप लगने से, ठीक है। तो बताया गया है कि भाई अवसादी जो कायांतरित में फिर से बदल गया, और ये सब चीज़ें जब गल के फिर से मैग्मा में आ गई, फिर से आग्नेय सेल में, यानी चक्र ये चलता रहता है ये, ठीक है। यानी चट्टान कभी ना नष्ट होने वाली एक प्रक्रिया है, कभी ऐसा नहीं है चट्टानें खत्म हो जाएंगी, खत्म नहीं होती हैं, ये रूपांतरित होती रहती हैं, यानी परिवर्तित होती रहती हैं, एक रूप से दूसरे रूप में जाती रहती हैं और धरातल पर ही मौजूद रहती हैं। धरातल से मतलब जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर ही मौजूद रहती हैं, ठीक है। तो वो बात यहाँ पे कही गई, टूट फूट कर जमीन के अंदर चली जाएंगी और जैसे जैसे नीचे संस्करण की प्रक्रिया चलती रहेगी तो नीचे पहुंच जाएंगी, बिल्कुल, ठीक है। तो प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, इनका तापमान वहाँ पे पहुंच जाती हैं और ऐसे करके ये हो जाता है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर नोट कर लिया होगा। तो ऐसे करके आपका ये वाला चैप्टर समाप्त हो जाता है। मैं आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। देखिए, मैं भरसक प्रयास यही करता हूँ आपको कंटेंट प्रामाणिक मिले। मेरा मानना ये है कि कंटेंट जो है प्रामाणिक मिले, ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में आपका इंपॉर्टेंट कंटेंट छूट जाए। देखिए, मेरा यहाँ पर कंटेंट जो है बड़ा सिंसियरली पढ़ाने का रीज़न ये है क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत सारे लोगों का जो है एक तो लोग पढ़ ही रहे होंगे मेंस के पर्पज से, यानी कि जीएस और मेंस के पर्पज से आप पढ़ ही रहे होंगे, प्रीलिम्स और मेंस के पर्पज से। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर अगर आप ये सब्जेक्ट मेरे साथ पढ़ लेंगे तो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट का लगभग 70 से 80% यहीं पे कवर हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शनल पेपर के लिए पर आपको किसी भी कोचिंग के लिए भागना नहीं पड़ेगा अगर आपका बेस यहाँ से क्लियर हो गया। फिर मैं आपको किताब रेफर कर दूंगा, उन किताबों से आप अपना जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ज्योग्राफी के जो लवर्स हैं, पहली बात यूपीएससी के जो लवर्स हैं या फिर स्टेट पीसीएस एग्जाम के, उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। इसके अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट वाले हैं वो कहीं भटके ना, पहले बेस अपना स्ट्रॉन्ग यहाँ से कर लें। फिर बाद बाकी आपके 30-40 हज़ार रुपये जो खर्च करने का प्लान बना रहे थे, किसी अच्छी कोचिंग में जाएंगे, वहाँ से ऑप्शनल कवर करेंगे, वो आपके पैसे बच जाएंगे, आप घर से ही कर सकते हो तैयारी, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो चलिए आज के लिए बस नहीं, आई होप आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।